हमने पिछले वीडियो में ये जाना कि संज्ञा क्या होती है और संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं। तो हम इस वीडियो में संज्ञा के प्रकार और किसी संज्ञा शब्द को कैसे पहचाना जाए कि वो किस संज्ञा के अंतर्गत आता है उस पर बात करेंगे। जैसे संज्ञा के प्रकार में हमने व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, तीसरा भाववाचक संज्ञा, भाववाचक, भाववाचक संज्ञा, चौथा समूहवाचक संज्ञा और पांचवा द्रव्यवाचक संज्ञा। ये संज्ञाओं के प्रकार हैं, 5 प्रकार की जो संज्ञाएं हमने बात करी थी कि संज्ञाएं 5 प्रकार की होती है और उसमें से व्यक्तिवाचक संज्ञा तथा जातिवाचक संज्ञा के विषय में हमने थोड़ा बहुत जानने का प्रयास किया था। जैसे मैंने बोला था कि एक व्यक्ति या प्राणी, एक स्थान और एक वस्तु के नामों को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। व्यक्तिवाचक। और जो एक जैसे कई नामों के लिए प्रयोग किए जाने वाले नाम हैं, उन्हें हमने जातिवाचक कहा। जैसे उदाहरण में मैंने आपको बताया था कि जैसे गंगा है, एक नदी का नाम है, यमुना है, एक नदी का नाम है, ब्रह्मपुत्र है, एक नदी का नाम है। तो इन सब में व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। जबकि नदी शब्द, क्योंकि नदी हम गंगा को भी बोल सकते हैं, यमुना को भी बोल सकते हैं और ब्रह्मपुत्र को भी, तो नदी शब्द में जाति होती, जबकि इन तीनों में आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। यानी कि एक प्राणी, एक स्थान, एक वस्तु। जैसे अगर हम प्राणी में जाएं, मान लो, तो हमने कहा जैसे प्राणी में हमने कहा राम किसी एक का नाम है, श्याम, मोहन। तो इन सब शब्दों में व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। अगर हम इनको ऐसा शब्द बोले जो इन सभी के लिए प्रयोग में लाया जा सके, जैसे मैंने कहा मनुष्य राम भी होगा, श्याम भी होगा, मोहन भी होगा, तो इसका मतलब मनुष्य शब्द में जातिवाचक संज्ञा होगी। जातिवाचक संज्ञा। तो ये तरीका है। जैसे स्थानों के विषय में अगर हम स्थान की बात करें, एक स्थान की बात करें, जैसे मान लो हमने कहा भारत, नेपाल, अमेरिका, श्रीलंका, ये सब एक के नाम है, इसीलिए भारत में व्यक्तिवाचक संज्ञा, नेपाल में व्यक्तिवाचक, अमेरिका में व्यक्तिवाचक, श्रीलंका में व्यक्तिवाचक। अब हम ऐसा नाम जो इन सभी के लिए प्रयोग में लाया जा सके, जैसे हमने कहा देश या राष्ट्र या राष्ट्र, तो देश या राष्ट्र शब्द में जातिवाचक संज्ञा होगी। तो हम साधारण रूप से पहचान सकते हैं
कि यदि किसी नाम का प्रयोग केवल एक स्थान, एक व्यक्ति या एक प्राणी के लिए किया, एक स्थान, एक प्राणी या एक वस्तु के लिए किया जा रहा है तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। और यदि एक से अधिक के लिए, एक से अधिक एक जैसे चीजों के लिए किसी नाम का प्रयोग किया जा रहा है तो वो जातिवाचक संज्ञा होगी। ठीक है। इसके अलावा कुछ चीजें ऐसी हैं जो केवल जातिवाचक संज्ञा में ही आती हैं। अब वो क्या है? जैसे रिश्ते नातों के नाम, जैसे आपने कहा भाई, बहन, पिता, माता, दादा, मामी, मामा, जो भी रिश्ते नाते हैं ये सब जातिवाचक होते हैं। कोई भी रिश्ते का नाम होगा वो हमेशा जातिवाचक संज्ञा होगी। इसी प्रकार किसी व्यवसाय या कार्य का नाम, मतलब किसी प्रोफेशन का नाम भी हमेशा जातिवाचक संज्ञा होगा। जैसे आपने कहा मजदूर, जैसे आपने कहा अध्यापक, जैसे आपने कहा डॉक्टर, जैसे आपने कहा नेता, मंत्री, जो भी किसी भी व्यवसाय या कार्य का नाम हमेशा जातिवाचक संज्ञा होगी। और इसके अलावा पशु और पक्षियों के नाम, पशु पक्षियों के नाम हमेशा जातिवाचक संज्ञा होंगी। जैसे पशु में गाय, बकरी है, घोड़ा है, भैंस है, या जो भी आपके पशु होते हैं उनका नाम हमेशा जातिवाचक संज्ञा में आएगा। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं पक्षियों की, जैसे आपने कहा कबूतर, आपने कहा तोता, आपने कहा मोर, या जो भी आपने पक्षी का नाम लिया तो वो पक्षी का नाम भी हमेशा जातिवाचक होगा। पक्षी शब्द में तो जातिवाचक होगा ही, या जानवर शब्द में तो जातिवाचक होगा ही, उसके अलावा इनके नामों में भी हमेशा जातिवाचक संज्ञा होती है। तो इस प्रकार रिश्ते नातों के नाम, व्यवसाय और कार्य के नाम, पशु पक्षियों के नाम, और इसके अलावा एक और चीज है प्राकृतिक घटनाओं के नाम, प्राकृतिक घटनाओं के नाम। अब प्राकृतिक घटनाओं के नाम, जैसे आपने कहा वर्षा, ये प्राकृतिक घटना है, तूफान ये प्राकृतिक घटना है, भूकंप, आंधी, बिजली, जो भी प्राकृतिक घटना होती है उसके नाम भी हमेशा जातिवाचक संज्ञा होते हैं। तो मैंने जो आपको जातिवाचक और व्यक्तिवाचक के बीच फर्क निकालना सिखाया वो तो एक साधारण प्रक्रिया है जो अधिकतर जगहों पर अप्लाई होगी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है और जातिवाचक संज्ञा क्या है। इसके अलावा आपको ये चार चीजें ध्यान में रखनी है, 1, 2, 3 और 4 चीज, कि ये चीजें हमेशा जातिवाचक संज्ञा ही होंगी। ठीक है। और इसके अलावा कुछ मतलब ये आपके क्या होंगे, ये आपके हमेशा जातिवाचक होंगे। इसके अलावा कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं जिनमें जातिवाचक और भाववाचक व्यक्तिवाचक के बीच भेद करना कठिन होता है। उसके लिए फिर 2 संज्ञाएं अलग बनाई गई हैं, द्रव्यवाचक और समूहवाचक संज्ञा। तो उसकी बात आगे हम करने जा रहे हैं। तो जो हमारा मेन कंफ्यूजन होता है वो होता है व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञा शब्दों को लेकर के, कि हमारे को एग्जाम में कोई एक शब्द दे दिया जाता है, कोई एक नाम दे दिया जाता है और हमसे कहा जाता है कि निम्नलिखित पद में या शब्द में कौन सी संज्ञा होगी। तो हम ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे एक तो तरीका है व्यक्तिवाचक और जातिवाचक, एक नाम, एक स्थान, एक वस्तु, एक प्राणी या एक स्थान का नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा, और एक जैसे कई चीजों के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला नाम क्या होगा, जातिवाचक संज्ञा।
उसके अलावा ये सब जातिवाचक होंगे, ठीक है। और उसके बाद जो अगली संज्ञा है वो है भाववाचक संज्ञा। तो भाववाचक संज्ञा इन सबसे अलग है, क्योंकि भाव का मतलब मन की स्थितियों से लिया जाता है। भाव का मतलब है मन है स्थिति, यानी कि हमारे मन की जो स्थितियां होती है उन्हें हम भाव बोलते हैं। जैसे आपने कहा आनंद, दुख, दुख भी एक भाव है, आनंद भी एक भाव है। जैसे आपने कहा बुढ़ापा, बुढ़ापा भी एक भाव है। आपने कहा सच्चाई, सच्चाई भी एक भाव है। तो हमारी जो मन की स्थितियां होती हैं, जिन चीजों को हम मनोभाव से प्रकट कर सकते हैं, वो भाववाचक संज्ञा होती है। इनमें कंफ्यूजन होता नहीं है, क्योंकि जो मोस्टली पूछी जाने वाली चीजें हैं जिनमें कंफ्यूजन पैदा होता है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा है। इसीलिए हम अगर एग्जामों का आकलन करें, जो भी हमारी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं उनमें संज्ञा के पार्ट से देखेंगे तो हम ज्यादातर व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञा ही पूछी जाती है। भाववाचक संज्ञा कम होती है, क्योंकि भाववाचक संज्ञा में फंसाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इसको हर कोई अनुमान लगा लेता है कि इसी शब्द में भाववाचक संज्ञा है, जबकि उनमें कंफ्यूजन हो जाता है अगर हमें निकालने का तरीका पता ना हो, यानी कि इनको वर्गीकृत करने का पता ना हो कि कैसे इनको वर्गीकृत किया जा सकता है। तो भाववाचक संज्ञा में बहुत कुछ है नहीं, यानी कि हमारी मन की जो स्थितियां हैं उन्हीं को हम भाववाचक संज्ञा बोलते हैं। और उसके अलावा अगला है समूहवाचक। समूहवाचक संज्ञा, जहां पर व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा के बीच भेद प्रकट करना थोड़ा कठिन हो जाता है कि ये समझना कि ये जातिवाचक है कि भाववाचक है। मतलब एक जैसी चीजें हो लेकिन समूह में हो, तो उनको हम बोलते हैं समूहवाचक संज्ञा। जैसे हमने कहा कक्षा, अब कक्षा में है क्या, मनुष्य होंगे, सारे मनुष्य होंगे। अब उसमें राम भी होगा, श्याम भी होगा, राम भी होगा, श्याम भी होगा, गीता भी होगी, सुनीता भी होगी, या जो भी ये सब होंगे। तो अब हमारे लिए जो ये समूह बना हुआ है मनुष्यों का या राम श्याम गीता का, तो उसके लिए हमें ये जानना कि इसे अब हम मनुष्य कहकर के जातिवाचक संज्ञा कहें या पर्टिकुलर नाम लेकर के व्यक्तिवाचक संज्ञा कहें। तो यहाँ पर हमारे लिए फर्क करना कठिन हो जाता है, इसीलिए समूहवाचक संज्ञा गढ़ी गई कि जहां पर व्यक्तिवाचक संज्ञाओं का एक जैसी व्यक्तिवाचक संज्ञाएं आपके किसी जगह पर इकट्ठा हुई हो या समूह में हो, तो उन्हें हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कक्षा हो गई, सेना भी एक समूह है। जैसे लकड़ी के जो समूह है उन्हें हम बोल देते हैं गट्ठा। जैसे बीड़ी या सिगरेट का जो समूह होता है उसे बोल देते हैं हम बंडल। जैसे अंगूर या फिर कुछ फल ऐसे होते हैं जो गुच्छे में आते हैं या इकट्ठा समूह में आते हैं, तो उन्हें हम बोल देते हैं गुच्छा। तो इस प्रकार ऐसे समूह जो एक ही तरह की व्यक्तिवाचक संज्ञा से बने हों, लेकिन एक पूरी जाति को रिप्रेजेंट कर रहे हो, एक पूरी जाति का प्रतिनिधित्व कर रहे हो, ऐसे शब्दों को हम न व्यक्तिवाचक संज्ञा में रखते हैं न जातिवाचक संज्ञा में, बल्कि उन्हें हम समूहवाचक संज्ञा में ले लेते हैं। ठीक है, इसलिए बनाया गया क्योंकि ये दोनों संज्ञाएं समूहवाचक और द्रव्यवाचक, इन दोनों के बीच में जहां पर फर्क करना थोड़ा कठिन हो जाता है, तो वहां स्पष्टता लाने के लिए किया जाता है। तो ये आपका उद्देश्य है। और इस तरीके के जो भी शब्द होते हैं जो एक समूह को दर्शाते हैं किसी व्यक्तिवाचक संज्ञा के, तो उनको हम समूहवाचक संज्ञा बोलते हैं। और उसके अलावा हमारे पास जो पांचवी संज्ञा है द्रव्यवाचक। पांचवी संज्ञा हमारी द्रव्यवाचक। ऐसे नाम जो किसी माप तोल करने वाली वस्तु यानी कि द्रव्य के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं, उन्हें ना तो हम व्यक्तिवाचक संज्ञा में रखते हैं ना जातिवाचक। जैसे आप कहोगे कि पानी, मान लो ये पानी है,
तो हमारे लिए यहाँ कठिनाई ये है कि पानी को एक माने या एक जैसा कई माने, यानी कि जातिवाचक माने या फिर व्यक्तिवाचक माने। तो इसका मतलब जिनको हमें तोलना होता है, जैसे पानी है, आपने कहा घी, तेल, आटा, कोयला, जिन्हें हम मुख्यतः बाजार से लेते समय या किसी को देते समय उसकी माप के हिसाब से उसे देते हैं, तोल के हिसाब से उसे देते हैं, तो उस संज्ञा को, यानी कि जिन द्रव्यों को हम मापतोल के द्वारा दें, उन द्रव्यों के नामों को हम द्रव्यवाचक संज्ञा बोलते हैं। जैसे पानी है मान लो, या घी है, तेल है, तो इसे एक व्यक्तिवाचक में रखना भी कठिन है और जातिवाचक में भी रखना कठिन है, इसलिए हम इनको किसमें रख लेते हैं, द्रव्यवाचक में। तो हमारे जो संज्ञा शब्द है वो यही है, और संज्ञा से जो भी हमारा क्वेश्चन बनता है वो इसी प्रकार से बनता है कि संज्ञा हमेशा पहचानने के लिए आती है, और हमें इतना ज्ञान हो कि व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है, जातिवाचक संज्ञा क्या है, भाववाचक संज्ञा क्या है, समूहवाचक संज्ञा किस प्रकार की होती है, द्रव्यवाचक संज्ञा किस प्रकार की होती है, तो हम आसानी से समझ सकते हैं कि जो शब्द दिया हुआ है उसमें कौन सी संज्ञा होती है। तो संज्ञा का मतलब मुख्यतः नाम है। इस संसार में जो भी चीज़ है जिसका भौतिक अस्तित्व है या मन के भाव है, उनके नामों को हम संज्ञा बोलते हैं। तो संज्ञा का टॉपिक यही है। तो इसमें आपका ये अगर आप जान गए हैं तो इसका मतलब ये है कि आपकी संज्ञा से आने वाला क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, तो इसके जो दोनों पार्ट हैं संज्ञा के, पहला और दूसरा, इन पार्ट से आप देख सकते हैं और इसको पॉज करके आप इसको उतार भी सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, तो अगले दिन हम आप अगली चीज़ करेंगे सर्वनाम, जो संज्ञा के सब्स्टिट्यूट होते हैं उनकी बात करेंगे सर्वनाम की। ठीक है।